यूपी में यहां पर फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, उस चुनाव में 20 दिन का वक्त बचा हुआ है। लेकिन बीजेपी की जो कैंपेन है, बीजेपी के जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं वेस्टर्न यूपी के अंदर, उनका लगातार विरोध हो रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वंचितों का भारत लेके मैं मनोज नैयर फिर आपके साथ। आज बात यूपी के चुनाव की। यूपी के चुनाव में दो अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर ये है कि यूपी में, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी जब कैंपेन के लिए जाती है, डोर टू डोर जाती है, तो ग्रामीण लोग जो है वो विरोध करते हैं। शामली और मुजफ्फरनगर, दो ऐसी जगह पे ये तस्वीरें सामने आई है, यहां बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ एक और तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर ये है कि बीजेपी ने जब रैलियां की थी, उन रैलियों के अंदर लोगों को पैसा लेकर बुलाया गया था। ये हम नहीं कहते हैं, ना हम इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन एक वीडियो जो है वो इस बात को बयां कर रहा है कि यूपी के अंदर जो है चुनाव में धन बल का कितना जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। इन बड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल साहब जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं, उसमें किस तरह से मुजफ्फरपुर में बीजेपी के विधायक को गो बैक का स्लोगन सुना के वापस भेजने का आग्रह जो है, आग्रह नहीं, एक मतलब वापस जाओ। यूपी के जो लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं को सीधा सीधा ये कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए किस तरह विधायक अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लोग उनको गो बैक के लिए कह रहे हैं। जी, शंभुनाथ शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। थैंक यू मनोज जी। अलग जो अवध है या दूसरी जगह है, पूर्वांचल है, वहां तक इन तस्वीरों का असर होगा? देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका विरोध भी किया जाता है, दोनों बातें हैं। जी जो पार्टी सत्ता में नहीं होती उसको लोग वेलकम करते हैं। जैसे लास्ट टाइम 2017 में सत्ता में थी समाजवादी पार्टी, तो उसका जी लगातार विरोध हुआ। बहुत सारे लोगों ने, इसी वेस्टर्न यूपी में मैं जानता हूं, मैं तो दौरे पर रहा, बहुत सारे जी वेस्टर्न यूपी लोगों ने, खासतौर पर वो जातियां जिन्हें आप वंचित मान सकते हैं, वो कह रही थी कि हमें अखिलेश यादव नहीं चाहिए, हमें योगी जी चाहिए। उनमें जी मैं जिन जातियों की बात कर रहा हूँ उसमें सैनी थे, उनमें कश्यप थे, उनमें जाटों का भी एक परसेंटेज था। हालांकि 2017 के बाद जाटों का मोहभंग खत्म हो गया कहना चाहिए। तो जी ये जातियां योगी को वेलकम कर रही थी। योगी का उग्र हिंदुत्व इनको थोड़ा सा लुभा रहा था, क्योंकि इनको लगता था। लेकिन तब 2017 में तो योगी आदित्यनाथ डिक्लेयर ही नहीं हुए थे सीएम कैंडिडेट के लिए। वही 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 तो सुन, वही मैं आ रहा हूं। तब बीजेपी को भी लोग वेलकम करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो मुस्लिम परसेंटेज यूपी, वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा है, उससे कहीं ना जी कहीं ये जातियां थोड़ी डरी भी हुई थी। खासतौर पे कैराना में हो, चाहे वो मुरादाबाद में हो, बहुत सारी, खासतौर पे मुरादाबाद और बिजनौर में मुझे देखने को मिला था। जबकि जी बिजनौर में भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, ये मैं जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वेलकम किया। पर जब पार्टी सत्ता में आती है तो उसका विरोध भी होता है। बीजेपी की बहुत सारी नीतियां हुई जो फेल रही, जैसे कि जिन जातियों ने बीजेपी को यह सोच के वेलकम किया था कि वो हमारी रक्षा करेंगी, वो उल्टे कई जगह उनको कहना चाहिए बैग में डाल दिया। जैसे पहला कांड हुआ सॉरी, सब्बीरपुर कांड। उससे जी बहुत सारी जातियां बीजेपी की जो पहले कभी हुई थी, जिनका मायावती से मोह भंग हुआ था और वो बीजेपी जुड़ी थी, वो एकाएक छिटक गई।
और फिर उनके नेता बन के उभरे चंद्रशेखर आजाद। एक जी दूसरा, जब आरक्षण वाला मामला आया, जब नौकरियों का मामला आया, तो उसमें ओबीसी क्लास के बहुत से लोग नाराज हुए। पहले इन लोगों को लगता था कि ओबीसी के नाम पे अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ यादवों का ही भला हो रहा है, बाकी जो हाशिए पर पड़ी हुई ओबीसी जातियां उनका नहीं। हाशिए पर पड़ी हुई जातियां जैसे यादव, कुर्मी, लोध के अलावा ये इंटरमीडिएट कास्ट है, थोड़ा कहना चाहिए बीजेपी का क्रीमी लेयर है, ओ जी सॉरी ओबीसी का क्रीमी लेयर है। लेकिन जो बीजे उनका ओबीसी का असली चेहरा था, निस्वाक है और मौर्य है और सैनी है और कश्यप है, वो जातियां पीछे हो रही थी, पहले उनको लगा। लेकिन इस सरकार में रिजीम में आके लगा कि नहीं, उनका कोई भला तो हुआ नहीं। फिर इधर अखिलेश ने चूंकि बहुत सारी ऐसी जातियों को जो ओबीसी के हाशिए पर थी उनको जोड़ा। उनको जोड़ने से जाहिर है एक जाति या एक कम्युनिटी कहीं जुड़ती है तो उसकी एक हवा चलती है, तो वो हवा अब समाजवादी पार्टी के फेवर में हो गई और कई जगह बीजेपी को विरोध, बीजेपी के सांसदों विधायकों को विरोध झेलना पड़ता है। पर इसके बावजूद भी जैसे जो जाट लैंड है उसमें जो अर्बन जाट है वो मजे की बात बीजेपी का वेलकम कर रहा है, वो बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा। जैसे 2-3 सीटें हैं, ये मेरठ की सिवाल खास सीट, ये चूंकि जाट बहुल है, जाट इसमें बहुत ज्यादा है, और यहाँ गठबंधन यानी आरएलडी ने जिसको टिकट दिया है वो गुलाम मोहम्मद चौहान है। गुलाम मोहम्मद चौहान मजे की बात वो एक तरह से कन्वर्टेड हिंदू ही कहना चाहिए, हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम जाट है। जब 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे तो उन्होंने यही कहा था वो तो जाट ही है, जाट बहुल सीट है, वो जीते भी। लेकिन जब अभी वो आरएलडी से उनको टिकट मिला यानी समाजवादी पार्टी के ही है लेकिन टिकट गठबंधन जी, तो ये सवाल उठाया गया कि वो कैसे वो हिंदू जाट नहीं है, ये शहरी जाट उठा रहे हैं। दूसरा, मेरठ कैंट से जिनको टिकट मिला है, जिन मैडम को अहलावत को, वो अहलावत का भी विरोध है, उनको भी उनको लग रहा है कि उनको यहाँ नहीं दिया गया, उनको तो सरदने में देना था, मेरठ कोर्ट कैंट में वो हार जाएंगे, उनको ऐसा डर है, तो वो सरदना से मांग रहे तो मेरठ कैंट में दे दिया। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। तो जब चुनाव धीरे धीरे नगीच आता है, निराता है, तो बहुत सारे चीजें जो है विरोध और समर्थन दोनों किसी को वेलकम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी हवा किसी के पक्ष में नहीं है, नहीं है। लेकिन इस चुनाव में हुए हैं रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। अब रोजगार और महंगाई कितना कैश करा पाते हैं अखिलेश यादव, इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पार्टियां दो ही हैं, और बीएसपी या दूसरे कांग्रेस आप उसको कहो। नहीं, बीएसपी समीकरण बिगाड़ेगी तो अखिलेश के ही बिगाड़ेगी। निश्चित तौर पे बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है। अभी मेरा अगर ना होता तो चंद्रशेखर रावण को समाजवादी पार्टी ने समझौता कर लिया हुआ था। अगर नहीं किया, इट मीन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश समझ रहे हैं कि अभी जाटो वोट बैंक जो प्रदेश में यानी उनकी सारी बिरादरी का, जो दलित बिरादरी या हाशिए पर पड़ी ओबीसी बिरादरी, उनका 22% वोट बीएसपी के पास है, इसलिए वो वोट जो काटेंगे वो अखिलेश यादव के ही काटेंगे। तो बीजेपी चाहती है कि मायावती स्ट्रांग होल्ड में लड़े। इससे बहुत सारे सवर्ण जातियों को भी बीएसपी ने टिकट दिए हैं, बहुत जगह जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है मुस्लिम को टिकट दिए हैं। ये जो टैक्टिस वाला खेल है, इससे अभी इतनी आसानी से हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। जी अभी तो चुनाव में 20 दिन का वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन का इंपैक्ट इस चुनाव पे कितना है, ये वेस्टर्न यूपी में साफ देखा जा सकता है। देखिए, किसान आंदोलन का असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। वो जो मैं कह रहा हूं ना, अर्बन जाट और रूरल जाट, क्योंकि किसान मोस्टली यहाँ पे जाट ही है, इसलिए निश्चित तौर पे रूरल जाट तो बीजेपी का विरोध कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे सभी जगह एक अर्बन कम्युनिटी भी डेवलप हुई है, शहरी कम्युनिटी, चाहे वो बड़ौत हो, चाहे शामली हो, चाहे बागपत हो, या मुजफ्फरनगर के सारे कस्बे हों, या मेरठ के कस्बे हों, वहां एक अर्बन कम्युनिटी डेवलप हुई है। यानी अर्बन खाता पीता मिडिल क्लास, एलिट तो नहीं कह सकते, लेकिन खाता पीता मिडिल क्लास। खाता पीता मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो कम्युनली भी बहुत सेंसिटिव होता है। उसको 2013 की याद दिलाई जाती है, तो वो फिर डर के उसी बीजेपी की झोली में चला जाता है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कैराना और बहुत सारी जगहों पर जिस तरह मुस्लिम मेजॉरिटी कहीं कहीं 90% तक पहुंच गई है, उनसे अगर कोई बचाएगा तो बीजेपी बचाएगी, ऐसा उनको फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेकिन इसी बीजेपी के अंदर दो शख्स हैं, एक है वरुण गांधी और दूसरा मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी हैं।
वो सत्यपाल मलिक जिन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को अहंकार है, 5 मिनट की मुलाकात में मेरा उनसे झगड़ा हो गया। देखिए, सत्यपाल मलिक की अपनी ही कोई वो नहीं है, पैठ नहीं है, ना अपनी जी कम्युनिटी में, ना किसानों के बीच। वजह यह है कि जिस दिन उनका ये बयान आया, अगले दिन उन्होंने खंडन जारी किया। मुझे भी याद है कि इन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पे बयान छपा था, मैंने एक आर्टिकल लिखा, तो अगले ही दिन खंडन आ गया। उस आर्टिकल का क्या मतलब, बेकार हो गया। इसी तरह जी। उनका कोई अपना कोई वो नहीं है, आधार नहीं है कि क्या करेंगे। और जो दूसरे सज्जन, आपने क्या नाम बताया, सतपाल मलिक वरुण साहब, वरुण गांधी बीजेपी वरुण के गांधी का अपना कोई मेंबर बेस नहीं पार्लियामेंट है। है। हाँ, अगर बीजेपी उनको टिकट न दे तो वरुण गांधी का जीतना भी मुश्किल है, जीत नहीं पाएंगे वरुण गांधी जी। लेकिन लेकिन चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी जो है वो देवरानी और जेठानी को खूब लड़ाती है, जैसे सोनिया प्रियंका गांधी, माफ करिएगा, सोनिया और मेनका गांधी, और दूसरी तरफ डिंपल और अर्पणा यादव। तो ये तो निश्चित तौर पे ये तो करती है बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे इनका अगर सोनिया ना हो तो मेनका का कोई मतलब नहीं है। मेनका भले बीजेपी की मंत्री रही हो, भले वो बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। उसी तरह वरुण गांधी का हाल है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े नेता है, उनका जी बयान तो मायने रखता है। लेकिन वरुण गांधी का बयान मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास कोई उनकी पार्टी का बेस, जो पार्टी है जिसमें वो मेंबर हैं, उसके खिलाफ बोलेंगे तो जीरो हो जाएंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी। इसलिए वो बीजेपी करती है, बीजेपी की अपनी रणनीति है। उसी तरह माफ कीजिएगा, डिंपल और अपर्णा का मामला है। अपर्णा जी का अपना कोई बेस नहीं है, डिंपल का बेस है, डिंपल जीत भी सकती है, लेकिन अपर्णा का कोई बेस नहीं। बीजेपी उन्हें हवा में उछाल रही है, इसलिए वो जाहिर है। अब ये तो पार्टी की अपनी रणनीति है, उसमें क्या कहें जी। जी। मतलब आप ये मानते हैं कि सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी का कोई बेस नहीं है और इस चुनाव पे कोई असर नहीं है। लेकिन अक्टूबर में चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हिमाचल के अंदर, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर और भी कई सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था। यहां पर बीजेपी जीती भी है, लेकिन हिमाचल के अंदर सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बामुश्किल जो है, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, राजस्थान में कांग्रेस जीती है। तो हालांकि बाई इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट के ही जो मशीनरी होती है, सब मशीनरी वही काम करती है जो हुक्मरान उनको कहते हैं। तो ऐसे में हिमाचल में जो टुकड़ा साफ हुआ बीजेपी का, वहां पर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था और किसानी सबसे बड़ा मुद्दा था। बागवान जो थे उनका ये इल्जाम था कि जो सेब हमसे 40, 50, 60 रुपए लिए जा रहे हैं, वही सेब बाजार के अंदर 200, 250 में उनको सेल किया जा रहा है। देखिए, एक छोटे स्टेट और बड़े स्टेट में फर्क होता है। जी हिमाचल एक छोटा स्टेट है, वहां 4 लोकसभा की सीटें हैं, मेरे ख्याल से 60 उनकी विधानसभा सीट, 68 विधानसभा है, 68। जी उसी तरह उत्तराखंड का भी यही हाल है। तो यहाँ जी अगर कोई भी आंदोलन हो, असर डालेगा तो पूरे प्रांत को असर में डालेगा, है ना। जी यूपी में, वेस्टर्न यूपी जैसी कई इलाके हैं। वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, कुल मिला के शायद 68 के आसपास सीटें हैं। लेकिन जो अवध क्षेत्र है बहुत बड़ा है, जो मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है बहुत बड़ा है, जो ईस्टर्न यूपी का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा बुंदेलखंड और रुहेलखंड है, जो छोटे छोटे इलाके हैं। तो इस जी तरह एक खाका बनता है। इनमें मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटों पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत मददगार हो भी जाए, लेकिन क्या जी ईस्ट यूपी, क्या अवध, क्या सेंट्रल, क्या यहाँ समाजवादी पार्टी कोई बहुत ज्यादा सीट हासिल कर पाएगी, इसके आसार कम है। तो जो हकीकत है, और इस वेस्टर्न यूपी में भी पोलराइजेशन हो जाएगा निश्चित तौर पे। अमित शाह ने चूंकि डेरा डाल लिया है, इसका ये संकेत है कि कुछ ना कुछ पोलराइजेशन करने की प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करेंगे तो जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं वो आगे की रणनीति देख रहे होंगे। दूसरे, वो सत्ता पार्टी में है, सत्ता का अपना एक वो तंत्र होता है, वो फंक्शन करने लगता है। इसके अलावा बीजेपी में योगी और मोदी 24 घंटे की राजनीति करते हैं। इन्होंने एक पल को विराम नहीं लिया, ये कहीं घूमने नहीं जाते, कुछ नहीं करते। पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ, और पिछले करीब 7-8 साल से मोदी, नरेंद्र मोदी लगातार राजनीति कर रहे हैं। उम्र उनके लेकिन इसके लेकिन शुक्ला सर, इसके बावजूद उनकी रेटिंग कम हो रही है। अभी अगस्त में इंडिया टुडे ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है 42% कम हुई है, और
कुछ दिन पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी यही बात कही कि प्राइम मिनिस्टर जो उनका तंत्र है पूरे का पूरा, वो कोविड काल में बेहतर नहीं कर पाया और उनकी लोकप्रियता कम हुई है। देखिए, ये अगस्त का सर्वे है। दिल्ली और लखनऊ में दिल्ली और एनसीआर में बैठ के हम कुछ भी बोलते रहे, फर्क नहीं पड़ता। जो जमीन की बात है थोड़ी भिन्न है। आज ही इस तरह तो आज ही एक एजेंसी का सर्वे आया है जिसका नाम है कोई ग्लोबल एजेंसी है, मैं भी बताता हूँ देख करके, मेरे अमेरिकन एजेंसी है वो, अमेरिकन एजेंसी है वो। उसने कहा है कि मोदी की लोकप्रियता तो जो बाइडन से ही बढ़ के है, इसलिए इन एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए जो पत्रकार रात दिन दौड़ के गांव-गांव जाता है, जो इलाकों में दौरा कर रहे हैं, उनकी बातों का भरोसा करने चाहिए। बड़ा से बड़ा, माहिर से माहिर पत्रकार जो जमीनी रिपोर्ट है वो बताती है कि बीजेपी फिलहाल 190 सीट से कम नहीं आ रही है। जी। तो वो जो लोग जिनको रोजगार नहीं मिला है, जो डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा, और ये 6ix9ine के मामला है, कहा गया था कि यूपी सरकार ने कहा था कि 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वो 4 लाख में से 1 लाख नौकरी वो पुलिस की मिली है, कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली है। उन युवाओं का जो विरोध है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो यहाँ बैठ के हमें लगता है युवाओं का विरोध है। इनफैक्ट युवा भी उसी तरह का अवसरवादी होता है, उसी तरह से चीजें सोचता है। वो भी हिंदू मुस्लिम चीजों को कम्युनलाइजेशन करता है। इसे यहाँ हमें भले लगता हो कि युवा लगातार विरोध में है। इनफैक्ट अगर दूर देहातों में जाएं, जो किसानों की पीड़ा है, वेस्टर्न यूपी छोड़ दीजिए, गन्ना किसान कितना बड़ा मैटर करेगा, लेकिन जो किसानों की पीड़ा है वो छुट्टा पशुओं की ज्यादा है। इनकी कतई नहीं है कि आप सोच रहे हो कि किसानों ने 1 साल धरना दिया और इसका क्या नतीजा। उसका अगर नतीजा निकलना है तो पंजाब में निकलेगा, जहां बीजेपी का कोई बेस नहीं है। हरियाणा में निकल सकता है, लेकिन यूपी में कोई फर्क नहीं। यूपी किसान ज्यादातर जिलों से तो आए नहीं थे। एक मेरठ और सहारनपुर मंडल को छोड़ दिया जाए तो कहीं का किसान नहीं आए। इवन आगरा मंडल के किसान भी नहीं आए, अलीगढ़ मंडल के भी किसान नहीं आए। इसलिए इसकी बिना पे हम नहीं कह सकते हैं। जहां तक रोजगार की बात है, तो रोजगार हर बार हर सरकार में एक मुद्दा होता है, और आज तक पिछले 30 वर्षों से कोई भी सरकार रोजगार के वायदे भले करती रही हो, रोजगार दे नहीं पाई। जी। आज ही मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आज ही कांग्रेस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है और उसमें रोजगार देने का एक पूरे का पूरा खाका दिया है, कैसे देखते हैं? भाई अगर मान लीजिए कांग्रेस सारी सीटों पे, एक तो कांग्रेस बहुत लेट जगी है और उसको दूर दूर तक यूपी में सबको पता है कांग्रेस की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस को अगर 7 सीटें थी उसमें भी 2 छोड़ गए पार्टी, अगर बहुत लड़ती है और अगर ये 20 पार कर ले तो मैं समझूंगा कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कांग्रेस की बातों को कोई, न तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को सीरियसली ले रहा है, ना कांग्रेस की बातों को। जी सर, चलते चलते एक बात आपने कहा, रोजगार का मुद्दा जो है उस पे ज्यादा कुछ कहा गया लेकिन अमल नहीं हुआ है। ऐसे में क्या करेगा नौजवान? देखिए, नौजवान अभी आज आपको लगता है कि रोजगार को लेके बहुत ही परेशान है, वो है मतलब उलझा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि सरकारी नौकरियां नहीं है। सबको पता है जाना प्राइवेट नौकरियों में है। कोरोना के कारण बहुत सारी नौकरियां गई है और सरकार उसमें ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर की सरकारें कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई हैं। इसे उसमें बहुत ज्यादा किसी को उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि जो युवा है वो बहुत सारी चीजें सोचता है। इसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी पहली जैसी वापसी करेगी या उसको उतने, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी हो सकता है 200 से नीचे रह जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टफ टक्कर है। अभी कौन जीतेगा हम बहुत उम्मीद के साथ कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट और चुनाव की हर बारीक रणनीति बनाने समझने वाले शंभुनाथ शुक्ला। उनका ये कहना है कि बीजेपी यूपी के अंदर 190 और 200 के आसपास सीट अर्जित कर लेगी। क्या ये मुमकिन है? ये पता चलेगा 10 मार्च को। लेकिन अब एक सवाल ये है यहां पर कि कांग्रेस ने आज जो ऐलान किए हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उनका क्या असर होगा? राहुल गांधी जो बोले हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो
रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। यह नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है। राहुल गांधी जो बोले, इसके बाद नंबर था प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब आपको ये सुनवाते हैं क्या कह रही है कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा। इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। इसी बीच जब प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पत्रकार ने पूछा कि यूपी में पार्टी का सीएम चेहरा कौन है, तो क्या बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, ये भी सुन लीजिए। यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि जिस कांग्रेस ने यूपी के उन 69,000 शिक्षकों को जो अपनी नौकरी के लिए लगातार संघर्षरत हैं, उनको लेके इस चुनाव घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा। हालांकि अजय कुमार लल्लू जो यूपी कांग्रेस के चीफ हैं, उन्होंने इन अभ्यर्थियों से प्रॉमिस किया था कि वो चुनाव घोषणा पत्र में उनकी मांग को शामिल करेंगे। आज अभी इस मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद वो आंदोलनरत, संघर्षरत अभ्यर्थी जिन्होंने इतनी ठंडी में, इतने हर मौसम में उन्होंने लखनऊ के इको गार्डन में अपने रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद हम एक बार फिर सवाल करेंगे कि क्यों युवाओं के रोजगार को हम लोग सीरियसली नहीं लेते, पॉलिटिकल पार्टियां क्यों सीरियसली नहीं ले रही। जुड़ते हैं थोड़ी देर बाद आपके साथ।
करो जी जिन्होंने फोन करना है। भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। तो काके क्वालिटी का लोड तू मत ले। तू बस ये लोड ले। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. Nice. पैचू जीते रहो, जीते रहो, एक और लगाओ। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी। सच्ची? ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा मुझे भी खिलाएगा? देख सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। नहीं। मैं ना खुद ले लूंगी। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे। मैं नहीं दे रहा। हाँ आई। देख खत्म मत करियो, कूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बर्नी में थोड़ी नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पिस के रखी है ना, तो इसलिए आपको लगा कि वो। मैं नहीं दूंगा। जीजा होने दे रहा। हाँ लेकिन मैं दूंगा। मैं सिम मुझे भी नहीं दे रहा है। देगा भी नहीं। अच्छा रो मत ना दी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी मंगाया। दे तो दिया तूने। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। दिस रक्षाबंधन डिलीवर द लव। Hi babes. रूम मिलेगा? यस सर, 5000 रुपीज अ नाइट। What is the Ricky discount? रिकी कौन? Ricky. This side. सॉरी सर, नो डिस्काउंट। तुम ये चेहरे को ना कैसे बोल सकती है? So innocent. 5% सर। सर 10% फाइनल ऑफ। Rocking. हेलो सर। सर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। Fine. How? सर आपको रिकी डिस्काउंट, इनको मेक माई ट्रिप डिस्काउंट। मेक माई ट्रिप आओ, बेस्ट होटल्स पे बेस्ट डील्स पाओ। होटल्स लुक कर, बेफिक्र बुक कर। सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। तो काके क्वालिटी का लोड तू मत ले। तू बस ये लोड ले। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. Nice. पैचू जीते रहो, जीते रहो, एक और लगाओ। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी। सच्ची? ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा मुझे भी खिलाएगा? देख सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। नहीं। मैं ना खुद ले लूंगी। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे। मैं नहीं दे रहा। हाँ आई। देख खत्म मत करियो, कूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बर्नी में थोड़ी नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है,
वो चीनी पिस के रखी है ना, तो इसलिए आपको लगा कि वो मैं नहीं दूंगा। जीजा होना तेरा। हाँ लेकिन मैं दूंगा। मैं सिमी मुझे भी नहीं दे रहा है। देगा भी नहीं। अच्छा रो मत ना दी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी मंगाया है। दे तो दिया तूने। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। दिस रक्षाबंधन डिलीवर द लव। हाय बेब्स, रूम मिलेगा? Yes sir, 5,000 rupees a night. What is the Ricky discount? Ricky कौन? Ricky, this side. Sorry sir, no discount. तुम ये चेहरे को ना कैसे बोल सकती है? So innocent. 5% sir. So 10% final off. Rocking. Hello sir. सर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। Fine. How? सर आपको रिकी डिस्काउंट, इनको मेक माई ट्रिप डिस्काउंट। मेक माई ट्रिप आओ, बेस्ट होटल्स पे बेस्ट डील्स पाओ। होटल्स लुक कर, बेफिक्र बुक कर। सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी? फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक्स, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। काके क्वालिटी का लोड तू मत ले, तू बस ये लोड ले। Genuine brands with easy returns. Flipkart Fashion. Nice. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत वंचितों का भारत पर। अब बात कांग्रेस की वादा खिलाफी। कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था यूपी के 69,000 जो शिक्षक हैं जो नौकरी के लिए पिछले लंबे अरसे से संघर्षरत हैं, उनके साथ वादा किया था। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से वादा खिलाफी जो है अपनी की है। इस मुद्दे पर हमारे साथ संबल से जुड़े हैं मोहम्मद फिरोज। शाहजहांपुर से जुड़े हैं हमारे साथ मोहम्मद फिरोज, स्वागत है आपका। क्या रिएक्शन है आपका? बहुत बहुत कांग्रेस ने कहा था आपसे, आप लोगों को ये आश्वासन दिया था कि कांग्रेस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर आपके संघर्ष को सलाम करते हुए आपकी नौकरी की प्रॉमिस करेगी, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी जब हम लोग धरना दे रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो कांग्रेस के हैं वो कई बार हमारे धरने में आए और पुलिस के और पुलिस के लाठी चार्ज में जो है हमारा पैर जो है फ्रैक्चर हुआ था, तो उसको भी देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। और प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस के जो हैं उन्होंने जो है वादा किया था कि हम अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है आरक्षण घोटाले का, पिछड़े और दलितों का, ये अपने मैनिफेस्टो में जो है रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये वादा खिलाफी की है। इसका मतलब जो है ये है कि पिछड़े और दलितों का साथ जो है कांग्रेस भी देना नहीं चाहती। कांग्रेस भी पिछड़े और दलित के आरक्षणों पर बात करना नहीं चाहती, वरना ये लोग हमारे जो है इतने बड़े मुद्दे पर जो है ऐसा नहीं था कि मैनिफेस्टो में अपने जगह ना देते। और इन्होंने जो किया है इसके लिए उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और दलित वर्ग जो है वो पूरी तरीके से इस बात के खिलाफ है। और आने वाले चुनाव में इन पिछड़ा और दलित जो है कांग्रेस को इस तरीके से जो है वोट नहीं देगा। तो मोहम्मद फिरोज ये वही कांग्रेस है जो हम वंचितों को मतदान का अधिकार भी नहीं देना चाहती थी। हाँ जी, वही तो बात मैं कर रहा हूँ
कि ये भी मतलब जो है जिस तरीके से लगातार जो है मतलब जो है वादे किए और वादा खिलाफी की, तो आने वाले समय में जो है 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको भी जो है पिछड़ा और दलित वर्ग जो है समझ रहा है और इनको भी उसी तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से इन्होंने वादा खिलाफी की है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपके साथ प्रॉमिस किया है, समाजवादी पार्टी का तो अभी तक इलेक्शन मैनिफेस्टो ही नहीं आया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे मेरी कई राउंड बात हुई है और प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं उनसे भी कई राउंड बात हुई है और उन्होंने भी ये वादा किया है कि प्रमुखता से हमारे मैनिफेस्टो में 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण का घोटाला है, इसके न्याय के लिए हम बिल्कुल जो है आपके साथ हैं और अपने मैनिफेस्टो में इसको जो है हम बिल्कुल रखेंगे। तो अब देखना ये है कि समाजवादी के अपने वादे पे कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। फिलहाल तो अभी तक उनसे जो भी हमारी बात चल रही है। जी मोहम्मद फिरोज, अगर यही वादा बीजेपी ने आपसे कर लिया कि चलिए ठीक है, वो पहले जो हो गया, अब हम आपके रोजगार की व्यवस्था जो है हम देखिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में ले आए हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? उनको तो मैनिफेस्टो में लाने की जरूरत ही नहीं थी साहब, वो तो पावर में थे। अगर वो चाहते तो हमको न्याय दे सकते थे। उनसे हम लाठियां उनकी इसलिए थोड़ी ना खा रहे थे कि मैनिफेस्टो में, उनसे तो हम न्याय मांगने गए थे। उन्होंने तो आरक्षण खाया है, तो वो तो पावर में थे। वो चाहते तो इन पिछड़े दलितों की जो इन्होंने सीटें जो है खाई हैं, जो 19 से करीब 20,000 सीटें इन्होंने खाई हैं, ये चाहते तो उसको दे देते। लेकिन इन्होंने उस आरक्षण घोटाले को अब तो कबूल भी कर लिया, लेकिन मात्र 6,000 सीटें देने की बात कही है इन्होंने। लेकिन 6,000 सीटें कैसे मतलब जो है हम लोग मान जाएंगे? हमारी 20,000 सीटों का वहां पे नुकसान हुआ है। ओबीसी और एससी समाज की दोनों की अगर सीटों की बात करें तो अगर ठीक है, वो बीजेपी वाले कहेंगे कि स्टेट ने कर दिया। अगर बीजेपी के बड़े नेता आपके पास आए और कहें कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, हम तो सेंट्रल, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही आपको आश्वस्त करते हैं कि चलिए वो यूपी गवर्नमेंट थी और आप मेरे पे विश्वास करेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करेंगे आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर स्वयं आ करके आपके माध्यम से या मीडिया के किसी भी चैनल के माध्यम से अगर खुद प्राइम मिनिस्टर अगर ये वादा करें कि अगर हम जो है जीतते हैं तो जो है उनकी बातों पर कितना पिछड़ा और दलित भरोसा करेगा, ये तो आप खुद मतलब जो है समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी बात बीजेपी की या कोई भी वादे इनके जो हैं ऐसे नहीं होते जिन पे ये कायम रहे। इसलिए बीजेपी तो अपनी वादा खिलाफी में बहुत माहिर है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उसको भी साहब पूरा नहीं किया। इन्होंने स्मार्ट सिटीज का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। इन्होंने जो भी वादे किए वो कुछ भी पूरे नहीं किए। तो हमारे लिए अगर जे आकर के कहे भी देंगे और तब भी हम इनकी बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पावर में थे, ये चाहते तो हमको नौकरी दे सकते थे और हम लोगों को आज दर्द बदर जो हम भटक रहे हैं वो नहीं भटकते। तो इनकी बातों पे तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं सकते। अब बचे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। अगर एडवोकेट चंद्रशेखर रावण या बहन मायावती आपको कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपके लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बीएसपी तो हमारे संविधान को ही अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बताती है, तो क्या आप यकीन करेंगे बहन जी पर या चंद्रशेखर रावण पर? देखिए, जहां तक बहन मायावती जी की बात है तो बहन जी ने जब तक हमारा मुद्दा चलता रहा 205 दिन तक हम लोग इको गार्डन पे धरना देते रहे, वहां पर बैठे रहे और लगातार हम लोग इनके पास जाते रहे। इन्होंने कभी भी किसी भी चैनल पर आके किसी भी सार्वजनिक मंच से बहन जी ने हम लोगों के आरक्षण की बात नहीं की। कभी इन्होंने नहीं कहा कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, मैं इन बच्चों के साथ में हूं। कभी भी बीजेपी पे ये प्रेशर भी नहीं बनाया। तो उस व्यक्ति पे हम उसका साथ कैसे दे सकते हैं जिसने हमारे संघर्ष में हमारा साथ नहीं दिया। जहां तक एडवोकेट चंद्रशेखर भाई रावण भाई की जहां तक बात है तो वो 2 से 3 दिन और 2 से 3 रातें इको गार्डन में मच्छरों में हमारे साथ में जो है रहे हैं उन और हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं। मैं उनका चंद्रशेखर भाई का सम्मान करता हूं और चंद्रशेखर भाई अगर उनका समझौता जो है दूसरी सीटों पर अगर हो जाता है
अगर बात आती है, अगर वो हमसे मिलेंगे तो उनका साथ जो है पूरी तरीके से दिया जाएगा। और हम लोग चंद्रशेखर भाई के भी साथ हैं, ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर भाई हमारे संघर्ष के साथी हैं। जी मोहम्मद फिरोज, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर यूपी का 403 सीट का चुनाव जो है कॉन्टेस्ट करेंगी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। जी, तो पिछड़ा दलित वर्ग जो है वो उनके साथ है, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं, ठीक है, वो अभी जो है अगर जिस तरीके की आपने बात बताई है और चंद्रशेखर भाई से हमारी जो है इस मुद्दे पर बात होगी, और जैसा भी मतलब जो है हमारी टीम के लोग जो है बैठ के बात करेंगे और फिर इस पे जो विचार होगा तो बताया जाएगा आपको कि कितना मतलब जो है हम लोग जो है जैसा भी होगा आगे बात करी जाएगी उस पर, क्योंकि कोई भी निर्णय मेरे स्वयं का नहीं है, मेरी पूरी टीम का है। जी मोहम्मद फिरोज, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव की इस बेला पर 69,000 ये जो शिक्षक आप लोग जो रोजगार के लिए इतना आप कड़ा संघर्ष कर रहे हैं वो बंट तो नहीं जाएगा, आधा समाजवादी की ओर और आधा किसी और की ओर? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी पिछड़ा दलित 69,000 का जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी हमारे साथी बहुत समझदार हैं और मतलब जो है पढ़े लिखे हैं। हम लोग पूरी तरीके से सोच समझ के फैसला लेंगे कि हम लोगों को किसके साथ जाना है। पिछड़ा दलित वर्ग जो है पूरी तरीके से जो है समझदार अब हो चुका है, जागरूक हैं हम लोग कि हम लोगों को किसके साथ जाना है और उसी के साथ हम जाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सरकार बनाने के जो है रफ्तार में तेज चल रहा है, कौन सरकार बना सकता है, कौन सरकार बनाने की मजबूती में है, बीजेपी के खिलाफ कौन मजबूती से लड़ रहा है, हम लोग उसी के साथ जाएंगे। चलिए, चलते चलते एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो नहीं कर चुके हैं? कौन? आप, जो आपका पूरा जो 69,000 आपका जो जिसने आंदोलन किया, जो आज भी संघर्ष कर रहा है, कहीं आपका तालमेल तो नहीं हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, तालमेल वाली बात यह है कि संघर्षरत हमारे साथियों का और हमारे 69,000 के मुद्दे का और आरक्षण के लिए जो भी पार्टी साथ में आएगी, सामने आएगी, जो लोग हमारे लिए लड़ेंगे, हम उसी का साथ देंगे, चाहे वो कोई भी हो। और जहां तक है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो लगातार हर मंच से हमारे मुद्दे को लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, और जहां जहां भी जाते हैं, जहां कहीं पे भी जाते हैं, तो वो 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण घोटाले की बात को अपनी जुबान से जरूर बोलते हैं और वादा करते हैं कि मैं आरक्षण घोटाले को अपने मैनिफेस्टो में जो जरूर रखूंगा और मैं इन बच्चों के साथ न्याय जरूर करूंगा। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है समाजवादी के साथ हैं। चलिए, शुक्रिया आपका मोहम्मद फिरोज। साथियों, मोहम्मद फिरोज को आपने सुन लिया। अब कांग्रेस की वादा खिलाफी आपको वंचितों का भारत ने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा दी। एक और मजेदार चीज चलते चलते आपके लिए मैं लेके आया हूं। वो चीज ये है कि ये जो चुनाव है, अगर हम लोग बिक गए तो क्या हाल होगा। चलते चलते ये गीत सुना रहा हूं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन आप ये जो गीत है इसको सुनिए भी और अपने जहन में भी बिठा लीजिए कि हमें बिकना नहीं है। एक निष्पक्ष चुनाव करके एक उस सरकार का चयन करना है जो सरकार रोजगार, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं का हमें यकीन दे सके। नमो विदाय, जय भीम, जय भारत।